तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करी थी, याद है? कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करी थी, माइनर्स की बात करी थी और एडजॉइंट की बात करी थी। कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड एडजॉइंट की बात की थी, ठीक है? तो थोड़ी सी चीज आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा नेट थोड़ा सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। चलो तो देखना जरा ध्यान से, बात करेंगे किसकी आज, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अच्छा, इसके प्रूव दैट वाले एक साथ कर लेंगे। किसकी बात करूंगा मैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। इसकी बात करूंगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस फॉर्म की होती थी, याद है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये 9th क्लास है। ये कौन सी क्लास है, 9th क्लास है। अच्छा, जीरो की जगह मान लो कुछ, कोई जरूरी थोड़ी है, छोटी क्लासों में आता है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 ही होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई वैल्यू। तो इसीलिए ध्यान से समझना, हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आ रहे होंगे 3D ज्योमेट्री में, तो आपको 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन देखनी आ गई है, मतलब जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों होते हैं। तो ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, वेयर d1 इज अ कांस्टेंट। a1 b1 c1 d1 ये क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट्स होंगे। x y z तीन हमारे वेरिएबल्स है। अच्छा, ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी, ऐसी 3 इक्वेशन सोल्व करनी होगी हमें। कितनी इक्वेशन सोल्व करनी होंगी, 3 इक्वेशन सोल्व करनी होंगी। चेक करना, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ऐसे 3 इक्वेशंस होंगी, हमें इसको सोल्व करना होगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें x y और z की वैल्यूज मिलेंगी। ध्यान रखना, क्या मिलेंगी, x y और z की वैल्यूज मिलेंगी। देखते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स ए कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, ए मैट्रिक्स, जिसको मैं कहता हूं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनसे तैयार हुई मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स। तो देखो चेक करो कैसे दिखेगी ए मैट्रिक्स, चेक करना कैसे दिखेगी ए मैट्रिक्स। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, कैसे दिखेगी ये, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक मैट्रिक्स तैयार होगी एक्स की मैट्रिक्स। एक्स क्या होगा, वेरिएबल, जिसको हमें फाइंड करना है, जिसको हमें फाइंड करना है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा अपने तीनों वेरिएबल एक्स वाई और जेड। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो मेरी मैट्रिक्स है उसे मैं मैट्रिक्स का नाम दूंगा बी। उसको क्या नाम दूंगा, बी। इसे मैं बोलता हूं कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इसका नाम रखा हुआ मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये मेरी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इसका नाम क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। ये ऐसे लिखना नहीं है, ये अपने नाम याद रखने के लिए रख सकते हो, कांस्टेंट मैट्रिक्स। और इसका नाम रखते हैं हम वेरिएबल मैट्रिक्स। इसका नाम क्या हो गया हमारा, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए से कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। अच्छा, चेक करो इसके कांस्टेंट कौन कौन से हैं, d1 d2 और d3। ये क्या है, 3 कांस्टेंट है। ये क्या है, 3 कांस्टेंट है। तो यहां तक अभी हमें समझ में आया कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी होगी वहां से हमें एक ए मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, एक एक्स मैट्रिक्स कंसीडर करनी है यानी कि वेरिएबल वाली, और एक कांस्टेंट वाली बी मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद छोटी सी बात याद करते हैं, क्लास 10th में आ जाते हैं वापस, एक बार क्लास 10th में आ जाते हैं। तो 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हमारे सामने 3 चीजें आती थी। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे तो वहां पे हमारे सामने पेयर ऑफ इक्वेशंस के 3 चीजें सामने आ जाती थी। क्या क्या, उसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होते थे, याद करो क्या होता था, या तो यूनिक सॉल्यूशन होते थे, या फिर नो सॉल्यूशन होता था, और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। क्या होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऐसे ही यहां पर भी मैट्रिक्स के केस में भी हमारे पास तीनों तरीके के सॉल्यूशन निकलेंगे। कई बार यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, कई बार नो सॉल्यूशन, कई बार इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ज्यादातर तो यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ज्यादातर यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, कम मिलता है ये, पर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसको भी देख लेंगे। तो अभी के लिए आप इतना फिलहाल इतना हिस्सा नोट करो, फिर उसके बाद जो है इन तीनों पर बात करते हैं, फिर इन तीनों पर बात करते हैं। अभी के लिए आप इतना हिस्सा नोट करो, इतने जो है वीडियो को पोस्ट आ जाओ, ध्यान से देखना। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना,
मैं एक बार इसे इरेज कर रहा हूं। चलो देखना, एक बार ध्यान से देखना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हुई थी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, सबसे पहले किससे बात करनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से। अच्छा, अगर मैं यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट ए तो निकालना आता ही है। अगर एक मैट्रिक्स दे दी, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट का निशान लगाओ, एक्सपैंड करना तो सिखा ही रखा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए। अच्छा, जब मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सॉरी नॉन जीरो आ जाएगी, या फिर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, या तो नॉन जीरो आ जाएगी या फिर जीरो आ जाएगी। ध्यान से समझना, या तो नॉन जीरो आएगी या फिर जीरो आएगी। अच्छा, अगर नॉन जीरो आ जाए, अगर नॉन जीरो आ गई तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन, हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या कह देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी के लिए सिर्फ इसे ऐसे याद रख लेना, मतलब नोट कर लेना, अभी सिखा दूंगा कैसे ए इनवर्स निकलता है, कैसे क्या क्या करना होता है वो भी सीख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना नोट रखो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार होने के बाद डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, या तो वो नॉन जीरो आएगा या तो वो जीरो आएगा। अगर वो नॉन जीरो आया, क्या आया, अगर वो नॉन जीरो आया तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा हमें पता चल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा और ऐसे निकाल देंगे। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल आ गया, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल आ गया, तो यहां से दो चीजें चेक करनी है, दो चीजें चेक करनी है, क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। भाई एडजॉइंट ए क्या होता है, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो मैं इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बना सकता हूं। लास्ट क्लास में इसी की प्रैक्टिस कराई थी एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने की, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, थ्री जो 4.3 वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो इसी पर बेस्ड होते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, अच्छा या तो ये जीरो आ जाएगा, भाई अगर मैं एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी या फिर ये एक नॉन नल मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि या तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अच्छा, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा नो सॉल्यूशन, क्या कह दूंगा, नो सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करनी है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, अगर नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर जीरो आ गया तो दो काम करने हैं, क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई करो। अच्छा, दो काम थोड़ी है, ये तो काम तो एक ही है, पर बातें दो याद रखनी है, बातें दो याद रखनी है। क्या, अगर वो जीरो आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो x इक्वल टू ए इनवर्स b विल गिव अस यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये हमें फाइंड नहीं करने होते, नो सॉल्यूशन है तो निकलेगा ही नहीं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो कहां निकालते थे, बचपन में भी तो नहीं निकाले थे इनफाइनाइटली वाले, सिर्फ क्या बोल देते थे, इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे बस। तो इस बार भी बता देंगे उसे बस कि इनफाइनाइटली है, हम नहीं निकाल रहे, नो सॉल्यूशन है तो निकाल ही नहीं सकते। बात समझ आ गई, ये वाले निकालने होंगे ज्यादातर, तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, ये याद रखना बस। तो एक बार इसको भी नोट कर लो फटाफट। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, जो मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हुई थी, A1 B1 C1, सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जो ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हुई थी, इसमें जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आई थी तो मैंने आपके सामने लिखा था यूनिक सॉल्यूशन, याद है, यही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। और x की वैल्यू कैसे मिल रही थी, a इनवर्स b से, x की वैल्यू कैसे मिल रही थी, a इनवर्स b से, x की वैल्यू मिल रही थी मुझे a इनवर्स इंटू, ठीक है, x की वैल्यू कैसे मिल रही थी, a इनवर्स इंटू b से। चेक करना, ध्यान से चेक करना एक बार, x की वैल्यू मिल रही थी मुझे a इनवर्स इंटू b से। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए से निकलता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए तो पहले ही निकाल रखा है, डिटर्मिनेंट ए पहले ही निकाल रखा है। अच्छा, एडजॉइंट ए निकालना आता है, हाँ एडजॉइंट ए निकालना आता है, पिछली क्लास में सीखा था, तो ठीक है फिर, तो ए इनवर्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस छोटी सी बात को एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस छोटी सी बात को भी नोट कर लो,
फिर उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों सीधे सीधे इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। दूसरी इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई प्लस 3z। तीसरी इक्वेशन ले लो 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6। सो ये तीन इक्वेशन ले ली हमने। कौन कौन सी? ये तीन इक्वेशंस ले ली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था बच्चों? सबसे पहले क्या बताया था? लेट ए मैट्रिक्स, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट क्या है? 2, एक्स वाले कोफिशिएंट 1 3, फिर वाई वाले कोफिशिएंट 1 1 3, फिर जेड वाले कोफिशिएंट 1 3 -1। चेक करना वाई वाले में यहाँ पे -1 आएगा। फिर से देख लो, एक्स वाले 2 1 3, वाई वाले +1 +1 और लास्ट वाला -1। चेक करना वाई वाले में गलती हुई थी। वाई वाला +1 फिर +1 फिर -1, जेड वाला +1 +3 -1। ये मेरी ए मैट्रिक्स तैयार होगी। अच्छा, फिर अगली मैट्रिक्स कौन सी बताई थी? वेरिएबल मैट्रिक्स। कितने वेरिएबल है? 3 ही है, एक्स वाई जेड। फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 0 6। ये बात समझ आ गई? ये तीनों मैट्रिक्स तैयार कर ली। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब निकालूंगा डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालूंगा? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते थे? इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मान के सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +3। चेक करना, -1 मैं मान के चल रहा हूं, ये आपको आता है। तो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -10 +1 मल्टीप्लाई बाय -4। कितना आ जाएगा? 4 + 10 -4 कितना? 10। कितना आ गया? 10। अब क्लियरली क्या है आपका डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ए क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि वैल्यू कितनी है डिटर्मिनेंट ए की? 10, जो कि नॉन जीरो है। सो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, सो मैं कह सकता हूं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या होगा मेरा? ए इनवर्स बी। ये हमने याद कर रखा है, ये कुछ फिक्स लाइन है जो हमें लिखनी है। सो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें सीखना है कि ए इनवर्स कैसे निकालते। याद है ए इनवर्स कैसे निकालते थे? ए इनवर्स कैसे निकालते थे हम? वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी कि अब मुझे क्या करना है? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ए का मतलब A11। अच्छा, A11 कैसे निकलते थे? पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व करते थे वो निकलता था। तो -1 -3 -1 + 3 कितना हो जाएगा? 2। सो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अच्छा, ये जो A11 मैं निकाल रहा हूं बच्चों, ये जो मैं A11 निकाल रहा हूं, ये कौन सी मैट्रिक्स निकाल रहा हूं? ये निकल रही है अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स निकल रही है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तब एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है। याद है ना? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट आता है। ये जो A11 निकल रहा है, ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल रही है मुझे। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऐसी A12 की वैल्यू निकालो। अच्छा, A12 में सम कितना है? ओड, तो माइनस का साइन लगेगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम, सो -1 -9, -1 -9 कितना हो जाएगा? -10। फिर साइन चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? +10। ऐसी A13 निकालो। अच्छा, एक छोटी सी चीज देखना, जब आप डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो, जब आप डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो और एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हो, तो जो ये वाली वैल्यूज होती है ना, यही आपकी A11 A12 और A13 की वैल्यू होती है।
A11 के लिए तो वही डायरेक्ट उठा लेना, A12 में साइन चेंज कर देना, A12 में साइन चेंज कर देना, A13 में चाहो तो डायरेक्ट उठा सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट उठा सकते हो, -4 ही आएगा। पर अगर किसी बच्चे ने यहाँ गलती कर दी होगी तो उसका यहाँ भी गलत आ जाएगा, इसीलिए दोबारा से कैलकुलेट कर लिया करो, ये ज्यादा सही रहता है। तो पहली रो तीसरा कॉलम -1 -3 -4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे A21 निकालो, A21 निकालो, A21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम -1 + 1 कितना 0, भाई 0 का साइन प्लस हो माइनस हो एक ही बात है। A22 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 -3 कितना -5। A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5, साइन चेंज करेंगे तो +5। ऐसे A31 निकालना, तीसरी रो पहला कॉलम 3 - 1 कितना 2, A32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 6 -1 कितना 5, साइन चेंज करेंगे -5। A33 2 - 1 कितना 1। ये क्या निकल के आ गई मेरी, इससे जो मैट्रिक्स तैयार करूंगा वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा उसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए। तो आप लिख सकते हो एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अच्छा कोफैक्टर का ट्रांसपोज का मतलब क्या, 2 10 -4 दिख नहीं रहा होगा, हाँ तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, दिख रहा है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 10 -4 0 -5 5 2 -5 और 1, इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 10 -4 0 -5 5 2 -5 और 1, दिख रहा है बच्चों ये। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतने हिस्से का फटाफट। डन। पायल यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, यस सर। चलो अब बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है, वैसे अब दिख रहा है पूरा, यहाँ तक पूरा दिख रहा है बोर्ड। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो आराम से करना चाहो तो। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या करा है, ए मैट्रिक्स तैयार करी थी, डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, उसके बाद ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है। याद है जो A11 A12 A13 होते थे ये हमारे क्या होते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलती थी। माइनस M11 से अगर उसमें हमने प्लस और माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा दिया तो कोफैक्टर निकल जाएगा। और एडजॉइंट के लिए क्या करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो वो हमने कर दिया। ये हमारी क्या निकल के आ चुकी है, अब ये हमारी निकल के आ चुकी है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकल के आ चुका है। तो यहां तक नोट कर लो फटाफट बच्चों, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। हमने क्या लिखा था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और जो a था ए इनवर्स था वो किसके इक्वल था, 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल था। तो अगर मैं ए इनवर्स की वैल्यू देखूं तो 1 / डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 10, एडजॉइंट है ये पड़ा 2 0 2 10 -5 -5 -4 5 1, ये मेरे ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, कोई दिक्कत। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करना, एक्स की जगह वैल्यू रख रहा हूं अब, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना, ए इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, ए इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, इंटू बी, बी की जगह चेक करो क्या था 406, बी की जगह क्या था 406। अच्छा क्या करना, 1/10 को एज इट इज रख देना, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स निकल के आएगी, 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स निकल के आएगी। तो देख लेते हैं कैसे निकल के आती है भाई। 2 4 जा 8 0 × 0 0 2 6 जा 12 12 + 8 कितना 20, इसको इससे 4 10 जा 40 0 एंड -30 40 -30 कितना 10, -4 4 जा -16 5 0 से 0 1 6 जा 6 -16 + 6 कितना -10, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की। अच्छा अब ये 1/10 लास्ट में एकदम एंड में अंदर भेज देना, तो जब आप लास्ट में इसको अंदर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे भी सोच सकते हो
कि जो एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल आ गया, 2 1 -1। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1 एंड जेड की वैल्यू कितनी होगी -1। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, वाई की वैल्यू कितनी होगी 1, जेड की वैल्यू कितनी होगी -1। क्लियर है, 2 1 और -1। तो ये है पैटर्न, ये है पैटर्न सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने का। आंसर आने के बाद आप चेक भी कर सकते हो, आंसर आने के बाद आप चेक भी कर सकते हो, ये वाली वैल्यूज यहां पुट करके चेक करना। 2 2 जा 4 +1 5 -1 4 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगले वाले में भी चेक कर लो, x की जगह 2, y की जगह 1, 2 + 1 3 -3 कितना 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सही है सॉल्यूशंस। तो यानी कि हमारा ये आंसर सही है। और बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का आता है, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिहाज से। तो ये क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत और पूरा पैटर्न वाइज सॉल्यूशन है, इसलिए ये सीबीएसई हर साल देती आई है 6 मार्क्स में, तो इसके काफी चांस रहते हैं। तो इसको बस आप लिखने का तरीका देख लेना एक बार। क्लियर है, ऋषभ भी आ गया, आमिर भी आ गया, वंश, ओके। सो मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 131, एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड एडजॉइंट इन ईच ऑफ द टू क्वेश्चंस। निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ये भी कुछ नहीं करना, हमें एडजॉइंट a भी निकालना आता है और डिटर्मिनेंट a भी निकालना आता है, तो हम रिजल्ट वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा ये रिजल्ट याद रखना बच्चों, 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा ये। लास्ट में मैं आपको एक शीट पे लिख के दे दूंगा सारे के सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे, जैसे ये लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर कहां से लेकर कहां तक, 11 तक, 5 to 11 तक कहता है कि आप इनके इनवर्स फाइंड करो इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इनवर्स फाइंड करो। एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था चैप्टर 3 वाला, इस बार कौन सा है ये वाला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ये कब निकलेगा इनवर्स, जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आता है तो हम उसके साइड में ये भी लिख देते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। याद है पिछली क्लास में ही हमने सीख लिया था, यानी कि चैप्टर 3 में ही सीख लिया था इस रूल को कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाई करो कि जो ए बी इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकाल सकते हो क्या, ए इनवर्स निकाल सकते हो क्या, हाँ 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। अच्छा बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी इनवर्स निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा जब दोनों मैट्रिक्स आ गई तो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो इस ऑर्डर में, बी इनवर्स ए इनवर्स के ऑर्डर में कर सकते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स का मतलब क्या है, ए बी इनवर्स का मतलब है पहले ही दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना और फिर इनवर्स निकाल लेना, तो एक ही बात है। यानी कि हमें क्या समझ में आ गया कि हम चाहें तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स फाइंड कर लें, या फिर दो मैट्रिक्स का इंडिविजुअली इनवर्स फाइंड करके फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे जो बाद वाली मैट्रिक्स है वो पहली बन जाएगी और जो बाद पहली वाली है वो बाद वाली बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम कर सकते हैं। अच्छा 13th क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। सर इनवर्स निकालने का फॉर्मूला रिपीट कर दो। ये बेटा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। अच्छा अगर बी का इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालने के लिए लिख देंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी, बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। बस कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा काम। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला हिस्सा है कौन सा, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये तो आप कर सकते हो, ये तो आप कर सकते हो, एक बार थम्स अप कर दो अगर आप ये कर सकते हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कर सकते हैं, चैप्टर 3 पे बेस्ड है बस और कुछ नहीं है भाई, ए स्क्वायर निकाल देना ए इंटू ए करके, 5 इंटू ए कर देना, तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो अगर कोई बच्चा ये भी निकाल दे पहले के मेथड से
और अगर ए इनवर्स निकाल दे 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए से तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस रिजल्ट को यूज करना है, उस रिजल्ट को यूज करना है, ध्यान देना। तो कैसे करते हैं एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, फिर 13 के बाद नीचे के आप खुद से कर सकते हो, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं बात कर रहा था किसकी, आराम आराम से करते हैं, फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भागने के लिए हो रहा हूं मैं, फिर से आराम आराम से बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 3 2 1 1। ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 1 1। कहता है शो दैट, क्या शो करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये शो करना है। फिर इसके बाद कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स, कहता है इसके बाद ए इनवर्स निकाल के दिखाओ, कहता है इसके बाद ए इनवर्स निकाल के दिखाओ। छोटा सा काम करना है बस, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 कर दो और फिर उसकी मदद से ए इनवर्स निकाल दो। अच्छा ध्यान से देखना, ये तो आप कह रहे हो हम कर सकते हैं, तो ये करने के लिए कुछ नहीं करोगे आप लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, ऐसे दो मैट्रिक्स बना दोगे, कौन सी वाली? ये रही, माइनस 5 इंटू ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैंने बना दी। इसको सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, अपने आप ही काम कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे? हेंस, लास्ट में यहां तक पहुंच चुके होगे आप, ये खुद करना, माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, यहां तक पहुंच चुके होगे। अब इसकी मदद से निकालना है इनवर्स, किसकी मदद से? इसकी मदद से निकालना है इनवर्स। तो कैसे निकालते हैं चेक करो, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, चेक करना। अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, इससे मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो बच्चों एक बात देखना, जब हम नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स में अगर हम चाहे किसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। जैसे देखो, अगर मेरे सामने लिखा होता 3, इसी मान लो ऐसे लिखा होता x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड 6 से, तो आप इसको 6 इंटू यहां लिखते या यहां लिख, मतलब x से पहले लिखा 3 से पहले लिखा, या x के बाद लिखा या 3 के बाद लिखा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नंबर है। बट मैट्रिक्स के केस में तो आपको पता है ना कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमेशा फिक्स नहीं है। ये ए बी इक्वल टू बी ए सिर्फ कब फिक्स है? जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा होता है, जब ही फिक्स है, वरना ए बी और बी ए के तो अलग अलग आंसर होते हैं। तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करते वक्त किसी को भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? हम किसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले बताना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? पोस्ट। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पोस्ट, मतलब बाद में। तो अगर मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ छोटे छोटे रूल ध्यान रखना, छोटे छोटे रूल ध्यान रखना। याद है ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते थे? ए इंटू ए इनवर्स। अच्छा ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। छोटे छोटे रूल लिख लेना यहाँ पे, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ठीक है, और आई इंटू ए क्या होता है? ए होता है। आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है। कहने का मतलब आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट है, ध्यान रखना, इसमें काम आएंगे। अब ए इंटू ए इनवर्स तो आई बन गया, अब आई इंटू ए चेक करो क्या है? ए। तो मैं चाहूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह लिख सकता हूँ ए, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह चाहूं तो लिख सकता हूँ ए। कैसे? ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, अब ए इंटू ए इनवर्स, अब ए इंटू ए इनवर्स क्या है? आई। अच्छा आई इंटू ए क्या है? चेक करो, ए इंटू ए इनवर्स आई है, ये रूल है याद रखना, ए इंटू ए इनवर्स आई है, ये कह रहा है। अब आई इंटू ए क्या है? ए, ये कह रहा है, तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू ए की जगह ए लिख सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूं तो मैं पूरे के पूरे रिजल्ट को क्या लिख सकता हूँ? ए। क्लियर है? अच्छा ए इंटू ए इनवर्स क्या है? चेक कर लो, आई, सो 5i प्लस आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है? वही आ जाता है, यानी कि 7a इनवर्स इक्वल टू, अच्छा नल मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा? नल मैट्रिक्स। तो एक रिजल्ट और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्या कि नल मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करें, किसी को भी, तो नल ही आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा ये आ गया। अच्छा अगर मैं यहां से देखूं, दिस इंप्लाइज क्या? 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना? 5i माइनस ए, 5i माइनस ए, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/7 5i माइनस ए, 1/7 5i माइनस ए, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकल जाएगी मेरी? 1/7
5 5 माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए मैट्रिक्स भी है मेरे पास, माइनस करके 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये बच्चों? क्लियर है? ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लेस देन 1 मिनट बचे हैं। फिर उसके बाद बच्चों सेम आईडी पे ज्वाइन करना, 2-3 मिनट के बाद वीडियो सेव हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर 2-3 मिनट बाद ज्वाइन करना, ताकि आई वो सेव हो जाए वीडियो। ओके, चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं फिर 13th के बाद के। चलो देखते हैं कब कैंसिल होती है।